व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जिसके ऊपर आज हमारी वीडियो होगी, SRO प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टेबल, जो कि 15 जनवरी 2022 में आने वाला था और लोगों को इंतज़ार था कि उसके बाद हम अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो मैच्योर करेंगे और प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करवाएंगे। ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बीच में दिया गया था, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, 1 दिसंबर को अनाउंस किया गया था, लेकिन इसके ऊपर फिर कुछ रिव्यू होना शुरू हो गया और वो फिर होल्ड हो गया। और नया प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टेबल जो है उसके ऊपर रिव्यू होने के बाद उसके ऊपर काम वापस शुरू हो गया था और कहा गया था कि जनवरी के मिड में इसको हम देंगे। लेकिन 18 जनवरी 2022 को काफ़ी इंतज़ार करने के बाद फाइनली एक नोटिस जारी हुआ और वो बताया गया कि अभी भी अंडर रिव्यू है और ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जो है वो 1 फरवरी 2022 को री अनाउंस किया जाएगा और यानी कि वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। अब लोगों को उसका वेट है। कई लोग कह रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा और बढ़ती है वैल्यू या कम होती है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस हवाले से भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके ऊपर कुछ बातें आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टेबल पर डिफेंस क्लिफ्टन रियल इस्टेट की एसोसिएशन यानी डेफक्लेरिया, उसने अपने कुछ प्रपोजल दिए थे और इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ भी जारी की थी, जो कि 13 जनवरी को जारी की थी। और ये कहा गया था कि जो हम प्रपोजल दे रहे हैं वो एक्सेप्ट ही होगा इंशाल्लाह। और चूँकि एज एन स्टेक होल्डर हैं तो वो उन्होंने बड़ी उम्मीद रखी थी कि हमने जो अपनी सजेशन दी है वो एक्सेप्ट होंगी। इसके ऊपर मैं कुछ आपके सामने है जो है वो डिस्कशन करना चाहूँगा। तो ये प्रपोजल थोड़ा सा आपके सामने स्क्रीन पर भी मैं शो करना चाहूँगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं DHCT के ऊपर भी आएंगे, लेकिन कुछ फेज़ 8 के हवाले से भी इन्होंने कहा था कि इसको इस कैटेगरी पे लाया जाए। अच्छा, अब ये कैटेगरी क्या है तो देखें, इसमें इन्होंने जो शो किया हुआ है वो डिफेंस कमर्शियल एरिया के हवाले से बताया गया है कि इसके लिए एक नई कैटेगरी जो है वो बनाई जाए, जो कि A1+ जो है वो उसमें शामिल की जाए। A1 कैटेगरी से नीचे देखें, जो कैटेगरी होती है वो A1 होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, 3, 4, 5 ये कैटेगरीज होती हैं। इन्होंने ये कहा है कि A1 कैटेगरी और 1 कैटेगरी के बीच में एक कैटेगरी रखी जाए जो कि A1+, जो कि 1+ कैटेगरी हो। उसमें वैल्यू जो है A1 और 1 कैटेगरी के बीच की वैल्यू रखी जाए, जिसकी वजह से लोगों को रिलीफ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अनडिक्लेयर्ड अमाउंट प्रॉपर्टी में लग जाए। अब इनके इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं और क्या होना बेहतर है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो फेज़ 7 एक्सटेंशन है और फेज़ 8 एक्सटेंशन है, जिन्हें साइल स्ट्रीट भी कहा जाता है, उनको कैटेगरी, इनकी जो कैटेगरी A1 की है उसमें 1 में शामिल कर दिया गया है। अब इनका ये कहना है, अब आगे क्या होता है वो तो जब वैल्यूएशन टेबल आएगा तब पता चलेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि फेज़ 7 एक्सटेंशन जो हुमायूं स्ट्रीट और कमिश्नर सोसाइटी की जो कैटेगरी A1 कैटेगरी है वो उसको कैटेगरी 2 में शामिल किया जाए, क्योंकि वहाँ की मार्केट वैल्यू कम है। और अभी जो रिसेंटली प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टेबल जो उन्होंने अनाउंस किया था उसमें FBR की वैल्यू जो है वो ऑफिशियल वैल्यू से भी ऊपर, यानी जो मार्केट वैल्यू से भी है वो ऊपर निकल गई थी। तो उनका कहने का मकसद ये था कि इसको जो है वो कैटेगरी 2 में लाया जाए। अच्छा, इसके बाद फिर DHA के वो तमाम अपार्टमेंट्स जो कि ग्राउंड +5 बने हुए हैं वो कैटेगरी 1 से कैटेगरी 2 में शामिल कर दिए जाएं। अच्छा, इसके बाद फिर और ये भी कहा गया कि कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि इफेक्टेड प्लॉट्स हमारे यहाँ कहे जाते हैं, यानी कि जो कि नाला फेसिंग होते हैं, कमर्शियल फेसिंग, स्कूल फेसिंग, मस्जिद या कब्रस्तान के सामने ये रेयर प्लॉट या ट्रायंगल प्लॉट जो हैं उनकी वैल्यू जो है वो 25% जो है वो कम हो गई है। अब ये इन्होंने ये बात बताई है। अच्छा, इसी तरह पुराने घर और फ्लैट का फ़र्क भी इन्होंने कहा है कि रखा गया है और DHA के वो तमाम कमर्शियल प्लॉट जो कि ख़याबान पर होंगे, मेन ख़याबान पे होंगे, उनकी वैल्यू जो है FBR वैल्यू से 10% जो है वो ज़्यादा रखी गई। अच्छा, इसके अलावा फिर ऑफिस बिल्डिंग और ऑफिस की वैल्यू दुकान की वैल्यू से 25% कम होगी। अच्छा, इसके अलावा फिर ये भी कहा गया कि इसी तरह DHA सिटी जो कि सेक्टर 1 और सेक्टर 3 के अलावा तमाम सेक्टर कैटेगरी 5 में शामिल होंगे। यानी अभी जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टेबल जो इन्होंने अनाउंस किया था उसमें कैटेगरी 5 का जो वैल्यू थी वो 10,000 रुपये जो DHA सिटी की पहली वैल्यू थी पर स्क्वायर यार्ड, वो 6,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड कर दी थी। उससे क्या है कि ज़्यादा इनकी ये चाहत ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अनऑफिशियल पैसे प्रॉपर्टी में लगे और ऑफिशियल पैसे कम लगने चाहिए। अच्छा, इसी तरह क्लिफ्टन की कैटेगरी भी उन्होंने कहा कि 1 की कैटेगरी जो है वो A1 से
1 की करा दी गई। अच्छा, इसके बाद फिर कुछ तजावीज़ और भी आगे दी गई हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि ये इन्होंने वो प्रपोजल दिए और ये कहा गया है कि ये जो हमने दी है वो 16 तारीख को जो SRO आएगा, तो खैर डिले हो गया है, तो उन्होंने कहा कि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब ज़ाहिर है वो जब आगे आएगा तो उस वक्त 100% पता चल जाएगा कि क्या SRO इसी मुताबिक आया है जो इन्होंने प्रपोजल दिए हैं, या कुछ गवर्नमेंट ने चेंजिंग की हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। जब मैंने वो पोस्ट शेयर की अपने कई क्लाइंट्स में और कई लोगों को शेयर की कि जो डेट एक्सटेंड हो गई है, SRO की वैल्यूएशन टेबल जो आने वाला है उसमें डेट एक्सटेंड हो गई, तो कई लोगों को पता नहीं था ये क्या होता है। तो उसके ऊपर मैंने कई लोगों को वजाहत की कि जो प्रॉपर्टी आप लेते हैं उसकी बाइंग सेलिंग करते वक्त जो ऑफिशियल अमाउंट होती है वो FBR की अलग होती है और मार्केट की वैल्यू अलग होती है। FBR की ऑफिशियल वैल्यू पे आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, वो समझाने का मकसद था। अब इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है अगर रेट नीचे जाता है या ज़्यादा जाता है। इन्होंने जो प्रपोजल दिए हैं उसमें यह कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका अनडिक्लेयर्ड अमाउंट आपका प्रॉपर्टी में लगे और ऑफिशियल अमाउंट आपको कम से कम देना पड़े। इसकी सबसे बड़ी देखें वजह तो यह है कि यहाँ पर लोगों के पास ऑफिशियल अमाउंट है कम और अनडिक्लेयर्ड अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कैश फॉर्म में पड़ा हुआ है। लेकिन पर्सनली देखिए हर बंदे का अपना व्यू होता है, लेकिन मेरा जो व्यू है देखें यहाँ पर स्पेशली जो हम डिफेंस और DHCT का काम करते हैं उसमें तकरीबन जो बायर होता है ना उसमें रेशो 70 to 75% ओवरसीज़ पाकिस्तानी का होता है। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी होता है, उसके पास होती ही डिक्लेयर्ड अमाउंट है। अब वो लेट सपोज उसने पहले कोई प्लॉट लिया था 50 लाख रुपए ऑफिशियल अमाउंट में है, अब अगर वो बेचने जाएगा और जो इन्होंने SRO दिया है यानी प्रपोजल दिया है उसमें अगर 50 लाख जो ऑफिशियल में पहले लिया था वो 30 लाख में लेगा, तो जो पैसे इसके पास आ रहे हैं तो वो उसका क्या करेगा कैश का। वो तो अब उसकी जो उसको पैसे बाहर ले जाने हैं तो उसके लिए तो वो बेफ़ायदा हो गया ना, जो वाइट अमाउंट था वो ब्लैक में हो गया। तो बजाय इसके ये प्रपोजल इस तरह का दिया जाता, प्रपोजल इस तरह देते कि आप अपना जो परसेंटेज रेशो है जो आप एडवांस टैक्स की सूरत में लेते हैं या जो भी टैक्स की सूरत में लेते हैं उसका रेशो कम कर दिया जाए, जो 1% फाइलर के ऊपर है वो 0.5% कर दिया जाए और ऑफिशियल अमाउंट को ज़्यादा किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऑफिशियल अमाउंट ज़्यादा कर देंगे तो लोगों के पास डिक्लेयर पैसे कम है, तो जब डिक्लेयर अमाउंट कम है तो इसके लिए एक ऐसी एमनेस्टी अनाउंस की जाए कि वहाँ पर लोग अपना अमाउंट लगाएं जो लोगों के पास अनडिक्लेयर, जिस तरह पहले भी एमनेस्टी अनाउंस की गई थी, तो वहाँ पैसे डालें और अपना पैसा वाइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा वाइड करने की कोशिश करें। जितना हम अनऑफिशियल वे के ऊपर काम करना शुरू करेंगे या अनऑफिशियल अमाउंट अनडिक्लेयर अमाउंट के ऊपर काम करेंगे, चोर चकारी का बाजार जो है ना वो गर्म हो जाएगा। यानी आप बहुत सारे लोग जो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या यहाँ वाले भी इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं उनको कम से कम जो है वो टॉप का सामना हो, यानी जितने में वो प्लॉट की बाइंग कर रहे हैं उतने में ही सेलर जो है वो प्लॉट सेल कर रहा हो। लेकिन चूंकि डिफरेंस है ना अमाउंट में, FBR की वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में फ़र्क है, इस वजह से ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। आगे जाके मैंने कुछ पहले भी वीडियोस में ये बात कही थी कि ऐसी स्टेप लिए जाए कि आगे जाके आपकी जो प्रॉपर्टी, जो बंदा प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहा है वो फुल ऑफिशियल अमाउंट में करे और सेलर जो पे कर रहा है वो सेलर जो अमाउंट ले रहा है वो फुल ऑफिशियल अमाउंट ले। जो कमीशन होगा वो ब्रोकर को दिया जाएगा, जो टैक्स होगा वो गवर्नमेंट को दिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट भी टैक्स का रेशो कम किया जाए। इससे आपकी ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो रेमिटेंस आज फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान आता है, मैं समझता हूँ कि उसका शायद 300 या 400% बढ़ जाए, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैं ये सजेशन देता हूँ, लेकिन बहरहाल हमारे सीनियर्स ने जो सजेशन दी है उससे भी मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जो चीज़ मुझे समझ में आती है और जो ओवरसीज़ के रिव्यूज़ मुझ तक आते हैं मैं एक वीडियो बना के आप तक इसको पहुंचाता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आई होप कि SRO और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टेबल जो है वो हम तमाम के हक में बेहतर है। अल्लाह हाफ़िज़।